वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हमने जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र किया और याद उनकी ताज़ा की, उनके पैगाम को ताज़ा किया, बताया आपको किस तरह उनकी शादी। अब हम बात करते हैं मौजूदा पाकिस्तान की हालत। मौजूदा सियासत की बात करें तो आज फेडरल कैबिनेट वफाकी काबीना का इजलास हुआ। 6 नकाती एजेंडा था इस काबीना के इजलास का, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशूज इस काबीना के इजलास में मंजूर हुए आपके सामने रख देता हूँ। सदर SME बैंक के इस्तीफे को मंजूर किया गया, नए सदर के तकर्री के लिए मंजूरी दी गई, कौमी असेंबली में पेश करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दी गई, इजलास में साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने की मंजूरी दी गई, पुलिस की तहवील में शहबाज शबीर पर तशद्दुद की इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी गई, वफाकी काबीना ने कौमी कमीशन बराए खवातीन के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी भी दी। मैं हैरान हूँ फौजिया हमीद साहिबा कि हमारी वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जैसे मैं कहूँ कि अवाम के जो इस वक्त देरीना मसाइल हैं उनको डिस्कस किया गया हो। लग ऐसा रहा है कि सिर्फ जो जिन जिन की पर्चियाँ थी, जिन जिन की सोर्स थी, उनके काम हुए हैं, उनके पॉइंट्स और एजेंडाज उठाए गए हैं। हो क्या रहा है, क्योंकि अब आप भी माशाल्लाह से ऐवान की मेंबर बन चुकी हैं, हो क्या रहा है इन ऐवानों में? सिर्फ अपने अपने मफाद की खातिर सियासत हो रही है या कोई अवाम का भी सोचता है? फौजिया साहिबा, देखिए, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोगों ने, हम सियासतदानों ने सियासत में आने के बाद और ख़ास तौर पे ऐवान में आने के बाद हमने ये सोचा कि हमने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, हमने अपने रिश्तेदारों को कैसे एडजस्ट करना है, और वो लोग जिनके वोटों की ताकत से हम यहाँ आते हैं उनके लिए हम कोई काम नहीं करते। बेसिकली डेमोक्रेसी तो कहीं तेल लेने चली गई है। मुझे नहीं पता कि वो ये क्या चाह रहे हैं, और ना ही तो डेमोक्रेटिक हमारे रवैये रहे हैं, ना प्रायोरिटीज़ पे वो चीज़ें हैं। आवाम मर रही है। आप ये देखें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। रमज़ानों में पूरी दुनिया में रमज़ान पैकेज आते हैं, डिस्काउंट पैकेजेस आते हैं, और हमारे मुल्क में महंगाई पैकेज आता है रमज़ान के दिनों में। तो अल्लाह ताला की तो नाराज़गी है, हम हर लम्हा बलहमा बढ़ती जा रही है हम पाकिस्तानियों के साथ। मुझे नहीं पता कि होगा क्या। और ये जो आपने अभी मुझे बताया है कि ये जो फ़ैसले हुए हैं, इन फ़ैसलों से तो ये लगता है कि या तो उनके जहनों में ये है कि सब अच्छा है, पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं, तो अब आगे की सोच है कि वो इस किस्म की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि डिस्कस ये किया जाता कि IMF के कर्ज़ों को हमने कैसे माफ़ कराने के बाद ऐसे क्या स्ट्रेटजीज बनाएं जिससे हम IMF की तरफ दोबारा हमें ना जाना पड़े। होना तो ये चाहिए था कि आपको एक जामिया पॉलिसी यूथ के लिए बनानी चाहिए थी कि हमें अपनी यूथ को कैसे इंगेज करना है, हमें अपनी ख़वातीन को कैसे इंगेज करना है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमने ज़रात को कैसे बढ़ाना है। जो चीज़ें हमारी थीं, आप देखिए, चावल था, आम था, ये तमाम चीज़ें ये जहाँ जहाँ हम भेजते थे वो सारी वापस आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसमें हम ना तो कोई तजर्बे कर रहे हैं, ना तो उनमें कोई ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो क्या कहते हैं उसको, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपकी क्रॉप्स पे जो है नेगेटिव असरात आ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाई। आपके तमाम जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी एग्रीकल्चर की जो लैब्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं आप कर रहे। तो आप कर क्या रहे हैं? फिर आपने डेमोक्रेसी, आप किस चीज़ की डेमोक्रेसी में? झूठी डेमोक्रेसी है। आप खुद झूठ बोल रहे हैं, आप अल्लाह के यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के यहाँ फिर आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। आप ये देखिए कि आखिरी अशरे में तमाम पॉलिटिशियंस उम्रा करने चले गए। अभी किस लिए आप उम्रा करने गए? आप अपने गुनाह माफ करें। करोड़पति अरबपति होते हैं, उनको आखिरी अशरे में करना होता है, सबसे महंगा आखिरी अशरे में होता है ना मैडम, बड़ा सवाब मिलता है। अगर आपने आखिरी अशरे में आपने ये करना है, उम्रा करना है, तो इससे बेहतर नहीं था कि आप 2-4 खानदानों को उनके घर में राशन डलवा देते हैं। उनके यहाँ वो जो है वो उनको मालूम ही नहीं है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ही उम्रा किया, एक ही हज किया। वो तो वहाँ रहते थे, हर रोज कर सकते थे, लेकिन हम मुसलमानों को दिखाना होता है कि हम कितने पैसे वाले, कितने नेक हैं। तला मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ बताऊँ कि जो इतने हालात ख़राब हैं, 1947 से आज तक हमारे वही शहर हैं, हमने कोई नया शहर नहीं बनाया। हमारी ऐसी कोई सोच ही नहीं है कि हम नए शहर बनाएं। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें और रियासत मदीना की बात करें तो उन्होंने कहा कि नए शहर बनाइए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरह से मिलेंगी। तो हम तो ये चीज़ें सोच ही नहीं रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर किसी का मर्डर हो गया है तो उस मर्डर को कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि ये शख्स हुब्बुल वतन है या नहीं है। हम ये सोच रहे, आप देखिए कराची जो आपका इकोनॉमिकल हब है,
وہاں آیا دن لوگوں کو مارا جا رہا ہے. I'll come to this. میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے یہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر سوال ہے راجہ عامر عباس صاحب سے کروں. راجہ صاحب آپ کی نظر میں کیا میرا یہ اوپینین درست ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جگہ مونارکی ہونی چاہیے, ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے, بادشاہت ہونی چاہیے؟ اگر ہم پیپلز پارٹی کو سندھ دے دیں, نون لیگ کو پنجاب دے دیں, پی ٹی آئی کو کے پی کے دے دیں, بلوچستان میں ریفرینڈم کرا کے ہر سردار کو اس کا علاقہ دے دیں, تو میرے خیال سے ملک زیادہ اچھا چلے گا. راجہ عامر عباس صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اوپینین کو میرے سر؟ دیکھیے, آپ نے جس تنزیہ انداز میں اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک اتنے بڑے ایشو کو چھیڑا ہے کہ جی پاکستان میں حکومت کیسی ہونی چاہیے, جمہوریت کو چھوڑ کے منارکی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی یہ جو چند خاندان ہیں ان کو دے دینے چاہیے صوبے. چاروں ملکوں میں فوج ایک ہی ہوگی سر, مسئلہ نہیں ہوگا پھر سر. کوشش بہت بتیری ہوئی اور آج تک چلتا بھی ہے, ایسا ہی آ رہا, لیکن اب عوام غالباً اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور عوام چاہتی ہے کہ پاکستان ان کے حوالے کیا جائے اور ان کے چنے ہوئے لوگوں کو لایا جائے, اور جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ 75 سال میں جو برا حال کیا ہے تو اس کو چینج کرنا ہے. اب وہ چینج کرنے کے لیے آپ اوور نائٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک جو بینگ این آپٹیمسٹ, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہم اب قریب تر ہیں کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جس انداز میں پاکستان کو چلایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے ابھی جو اسمبلی میں آج کی کارروائی کا بتایا, کیبنٹ کا اور کیبنٹ نے جو سب کچھ پاس کیا وہی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی حد تک بہت زیادہ ایشوز کو کیا, اور اپوائنٹمنٹس کیسی ہوتی ہیں, وہی ہوتی ہیں کہ جس میں پولیٹیکل یا اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا اپنی فیملی کی ہوتی ہیں یا اپنے من پسند لوگوں کی ہوتی ہیں, اس کو انکریج کیا جاتا ہے. لیکن کیا یہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں یہ سب کچھ؟ یہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے, اور یہ جو فیلئر کی طرف جا رہی ہیں چیزیں, ہم اتنے قریب ہیں کہ اب یہ زیادہ سالوں کی بات نہیں رہ گئی, مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سسٹم نہیں چل پا رہا کہ جس میں ایک صوبہ اس کو دے دیا گیا, ایک صوبہ اس کو دے دیا گیا, صدر ایک کو بنا دیا گیا, وزیر اعظم ایک کو بنا دیا گیا. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جلد آپ کو نظر آئے گا کہ they have to revert back to اب عوام پبلک کے پاس جانا پڑے گا, اور انہیں میریٹوکریسی کو سامنے جب تک نہیں لائیں گے تو ہم یہ ملک جس جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہیں, ہم تو سروائیو کرنے کے لیے بڑے ہمیں ایشوز آ جائیں گے. تو لیٹس ہوپ کہ اس چیز کو ریئلائز کیا جائے گا, نہیں تو وقت آپ اس چیز کو ریئلائز کرا رہا ہے. آپ بھلے سے کہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے, کہاں پہ ہیں آپ کے پاس فنڈز, کہاں پہ ہیں آپ کے پاس اکنامک پالیسی, کہاں پہ ہے آپ کے پاس اربوں روپے صرف لون واپس کرنے کے, ڈیٹ سروسز کو لٹانے کے. ہم تو عوام کی بات یا لوگوں کی بات اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو فنڈز جنریٹ کرنے ہیں, فورن انویسٹمنٹ لانی ہے. تو بات جو تو صاحب یہی ہے کہ اٹس ٹائم, نہیں تو وقت اتنا بے رحم ہے کہ یہ چیزیں اب آپ اس لگژری کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اس انداز میں اپنی مرضی سے, چاہے وہ خاندانی سیاست ہو یا چاہے وہ ایک کرپشن یا ایک ریگڈ الیکشنز کی صورت میں ایک پارلیمنٹ ہو, تو اٹس ٹائم آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ سسٹم خود سے عوام کے ہاتھوں اب اس کی چیر پھاڑ ہوگی.